जय श्री राम। Hello students, today we are discussing additional exercise on magnetic effect of current, class 12th. So let's start. Question 4.14, very important one. Two concentric circular coils X and Y of radius 16 cm and 10 cm respectively lie in the same vertical plane containing north to south direction. Coil X has 20 turns and carries a current of 16 ampere. So for coil X, R1 is 16 centimeter, N1 20 turns, current I1 16 ampere. Coil Y has 25 turns, carries a current of 18 ampere. So for coil Y, your R2 is 10 centimeter, I2 18 ampere and N2 25. The sense of current in X is anti-clockwise direction. तो X में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है एंड क्लॉकवाइज इन Y फॉर ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल्स फेसिंग वेस्ट. तो वेस्ट से जो ऑब्जर्वर इन्हें देख रहा है. गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल्स एट देयर सेंटर. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल X इज इक्वल टू B1 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2 R1. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. सब वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की. म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, N1 20, I1 आपका 16 एम्पियर, 2 R1 0.16. सॉल्व किया तो आपका आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला. सिमिलरली Y के लिए अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. जब भी एंटी क्लॉकवाइज ये करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अपवार्ड होती है, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस एंड अपवार्ड. तो ये आपका ईस्ट की साइड में होगी. एज पर राइट हैंड पाम रूल B1 इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द ईस्ट. जैसे हम राइट हैंड थंब रूल में लेते थे ना कि यदि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो करंट की डायरेक्शन हमारी, यदि मैग्नेटिक फील्ड आपका एंटी क्लॉकवाइज होता था तो करंट आपका अपवार्ड होता था, और यदि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता था या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता था तो आपकी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती थी. तो यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड डायरेक्शन में होगा, मीन्स ईस्ट की ओर होगा. और यहाँ करंट की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड मीन्स वेस्ट की ओर होगा. अब क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो B1 हमारा आया था 4 पाई इंटू 10⁻⁻4, B2 हमारा है 9 पाई इंटू 10⁻⁻4. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, क्योंकि B2 की वैल्यू B1 से बड़ी है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B2 की डायरेक्शन में होगा, मींस वेस्ट डायरेक्शन में होगा. तो B इज इक्वल टू B2 माइनस B1 विच इज इक्वल टू 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 माइनस 4 पाई इंटू 10⁻⁻4. दैट कम्स आउट 5 पाई इंटू 10⁻⁻4. पाई के प्लेस पे 3.14 रख के मल्टीप्लाई करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला टुवर्ड्स वेस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस इज रिक्वायर्ड. इसकी आवश्यकता है विच इज यूनिफॉर्म इन अ रीजन ऑफ लीनियर डायमेंशन अबाउट 10 सेंटीमीटर. कि 10 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वहाँ तक वो यूनिफॉर्म रहे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻³ दे रखा है.
The maximum current carrying capacity of given coil of wire 15 ampere and number of turns per unit length that can be wound is 1000 turns wound किए जा सकते हैं. Suggest some appropriate design particulars of a solenoid कि अपनी ओर से कोई डिज़ाइन सजेस्ट करें फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस. एज्यूम द कोर इज नॉट फेरोमैग्नेटिक कि कोर जो है वो आपकी फेरोमैग्नेटिक नहीं है. Now we know that magnetic field inside a solenoid is given by B is equal to mu naught n I upon L. तो for field to be uniform of a region of length 10 cm, जो लेंथ आनी हम लेंगे वो हमारी 10 से बड़ी होनी चाहिए. तो total length of solenoid should be much greater than 10 cm. With this idea in mind, तो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन हमने सजेस्ट की, लेंथ को 1 मीटर ले लिया एंड वी टुक रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 800, क्योंकि उसने टोटल 1000 तक कहा था हमसे कि भाई 1000 तक टर्न्स हो सकती हैं. करंट मैक्सिमम 15 एम्पियर हो सकता था, हमने 10 एम्पियर लिया. तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया. इसके बाद when we find the magnetic field mu naught n I upon L 4 pi into 10 raised to power minus 7 into 800 into 10 and length is 1, so it comes out to be 10 raised to power minus 2 Tesla. Nearly, approximately. भाई ये आपकी 2 पावर 2 और 1 3 होगी. 8 4 जा 32, 32 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके पावर्स को सॉर्ट आउट करना, तो अप्रॉक्सीमेट में ये आपका नियरली 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 टेस्ला वैल्यू आएगी. और 10 रेज़ टू पावर 2 गॉस, क्योंकि 1 गॉस जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 टेस्ला होता है. तो 10 रेज़ टू पावर 2 गॉस. अब ये जो पर्टिकुलर है यूनिक नहीं है, इसी तरीके से कोई और कुछ और सोच सकता है जिसकी वजह से आपका आंसर 10 रेज़ टू पावर 2 गॉस आ जाए. तो अदर सुटेबल पैरामीटर्स एल को यदि मैं 0.5 कर लूँ मीटर और एन को 800 की जगह 400 कर लें, आर हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाए, करंट आई जो है वो 10 एम्पियर ही रहे, तो उसे सॉल्व करके भी आंसर हमारा 10 रेज़ टू पावर 2 गॉस आ जाएगा. तो इस तरीके से हम एक अरेंजमेंट दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन. फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n turns carrying current I, the magnitude of magnetic field at a point on its axis at a distance x from its center is given by. आपको पता होगा कि इस तरह से हमारी जब कोई कॉइल होती थी और यहाँ एक्सिस पे किसी पॉइंट पे यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता था, हम इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते थे. ये हमारी r होती थी, ये डिस्टेंस, नीचे वाली डिस्टेंस को x लेते थे. तो ये करंट एलिमेंट की जो यहाँ से डिस्टेंस हो जाती थी AP की, ये डिस्टेंस होती थी √r² प्लस x स्क्वेयर. तो उस केस में जो B की वैल्यू आती थी म्यू नॉट आई r स्क्वेयर n अपॉन 2 x स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर होल पावर 3/2 आती थी. तो कहता है शो दैट दिस रिड्यूस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, कि इसी को रिड्यूस किया जा सकता है सेंटर ऑफ कॉइल के लिए. अब सेंटर ऑफ कॉइल के लिए यदि मैं रिड्यूस करना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या होगी 0. तो इसी फार्मूले में हम फर्स्ट के लिए x को 0 पुट कर देंगे. और जब हमने x को 0 सब्सटीट्यूट किया तो आ गया म्यू नॉट आई r स्क्वेयर n अपॉन 2 r³. r स्क्वेयर से r³ कैंसिल हुआ तो म्यू नॉट n i अपॉन 2r. तो फॉर सेंटर ऑफ कॉइल के लिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट कहता है कंसीडर 2 पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स हैं
इस तरह से आपकी सपोज टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स, दोनों की रेडियस इक्वल है, तो सेम रेडियस के हैं, इसकी रेडियस भी आर है और इसकी रेडियस भी आर है। नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, दोनों से इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों से इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, तो इस तरीके से दोनों से सेम करंट, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो O से जो P की डिस्टेंस होगी R/2 हो जाएगी, O डैश से यानी OP इज इक्वल टू O डैश P, दोनों ही डिस्टेंस आपकी R/2 हो जाएंगी। तो फर्स्ट कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा B1, वो आपका कितना आएगा, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर एन अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस R/2 का स्क्वेयर R² प्लस R/2 का होल स्क्वेयर एंड होल पावर जो आपकी आएगी वो 3/2। तो यहां से यदि मैं देखूं B1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर एन अपॉन 2 आर स्क्वेयर यदि कॉमन ले लें तो आर की पावर आर स्क्वेयर यदि कॉमन लूंगा, बाहर पावर 3/2 तो स्क्वेयर से 2 कैंसिल होके यहाँ आपका आर क्यूब कैंसल, आर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1/2 का स्क्वेयर 1/4 रेज टू पावर 3/2। आर स्क्वेयर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो इट कम्स आउट म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, यहाँ r बचा, 4 प्लस 1 5/4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटू 4/5 की पावर 3/2। सिमिलरली इसी तरह से हमारी जो B2 की वैल्यू होगी, B2 वो वैल्यू भी हमारी कितनी होगी, सेम ही होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू 4/5 रेज टू पावर 3/2। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अब हमारा, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 होगा, और उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, दोनों में ही कॉमन है, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू 4/5 रेज टू पावर 3/2 प्लस 4/5 रेज टू पावर 3/2। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू में 2, भाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 4/5 रेज टू पावर 3/2 को कॉमन ले लें, तो 2 इंटू 4/5 रेज टू पावर 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा नियरली 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। अप्रॉक्सीमेटली
हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से आप इस सम को कर सकते हैं। बुक्स में बड़ा अजीब सा दे रखा है ये, तो बुक्स के सॉल्यूशन की जगह आप डायरेक्ट इस सॉल्यूशन से काम करें, सम इजी हो जाएगा आपका। और डायग्राम भी फॉर्म करें जिस तरह से डायग्राम आपके लिए फॉर्म किया गया है। ऊपर ऑलरेडी मैंने ये सम आपको प्रॉपरली करा दिया है, तो यहाँ फिर देखने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। और ऐसी जो कॉइल होती हैं, इस तरह का कॉइल का जो अरेंजमेंट होता है, सच एन अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस ए नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ स्मॉल रीजन इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स कहते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। कोएक्सियल कॉइल्स होती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a toroid has a core non-ferromagnetic of inner radius 25 cm and outer radius 26 cm। तो R1 आपका 25, R2 आपका 26, around which 3500 turns of a wire are wound। तो N आपको दे दिया 3500। करंट इन वायर इज 11 एम्पियर, I 11 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट आउटसाइड द टोरॉइड। आप जानते हैं आउटसाइड द टोरॉइड आपका 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड। इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, तो टोरॉइड की जो कोर है, हमने डायग्राम ड्रॉ किया था टोरॉइड का जब डेरिवेशन कराया था। इस तरह से, तो इस कोर के अंदर पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो कोर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था। तो पहले जो डाटा गिवन है R1 और R2, मान लो इस कोर के सेंटर पे कोई हम सर्कल कंसीडर कर रहे हैं जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वहां रेडियस जो होगी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2, तो 25 प्लस 26/2 दैट इज 25.5 के आसपास नियरली। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर लें तो n/2πr 350/2π। r की वैल्यू आपको, r हमने अभी फाइंड आउट किया। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अभी कहा 0 होता है। इनसाइड द कोर, कोर के अंदर जो होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, वो कितना होगा μ0 Ni। तो 4π × 10⁻⁷ μ0 की वैल्यू रखी। स्मॉल n वही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, वो पहले ऊपर निकाल लिया हमने, उसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्सटीट्यूट की, इनटू करंट I से मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻⁻2 टेस्ला आ जाएगा। थर्ड पूछता है इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। ये एम्प्टी स्पेस जो टोरॉइड के चारों ओर है, चाहे वो अंदर हो, यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ भी 0 ही होगा। तो केवल एक बीच वाला केस होता है जहाँ आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, कि पॉइंट से पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता रहता है। जैसे इस तरह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इस पॉइंट पे यदि मैं देखूं तो यहाँ टेंजेंट जो आ रही है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे इस तरीके से होगी, इस पॉइंट पे इस तरीके से होगी, इस पॉइंट पे। तो टेंजेंट जैसे ड्रॉ की जा सके उस हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और वो डिपेंड कर रहा है हम कहाँ ले रहे हैं, किस तरीके से। तो थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो उससे बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि यदि एक वायर लूम है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से देखें हम, तो अगर मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। लेकिन अगली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसे ली कि वो इसके बाहर से जा रही है,
और इस पॉइंट पे अगर मैं लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा हम किस पॉइंट को ले रहे हैं। इस पॉइंट को ले रहे हैं यहाँ पे, या इस पॉइंट को ले रहे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज आ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज कांस्टेंट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट इज सेट अप इन अ चैम्बर। कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट किसी चैम्बर में, charged particle enters the chamber and travels undeflected along a straight line with constant speed. What can you say about the initial velocity of the particle? तो हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल यदि पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो इस केस में भी क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मीन्स कोई भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, तो जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ए पार्टिकल इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी, बिकॉज ओनली देन एफ बी इज इक्वल टू 0 and charged particle will go undeviated along a straight line path with constant speed. Now second, a charged particle enters an environment of strong and non-uniform magnetic field varying from point to point both in magnitude and direction and comes out of it following a complicated trajectory. Would its final speed equal the initial speed if it suffered no collision with the environment? तो क्या इसकी फाइनल स्पीड जो होगी वो इनिशियल स्पीड के इक्वल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, केवल डायरेक्शन चेंज होती है। तो यस, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स बीइंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज, it can change the direction of velocity v but cannot change its magnitude। तो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करते, तो इसलिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। सी पार्ट आपका है, कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट, कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो वेस्ट से ईस्ट के लिए ट्रैवल कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट के लिए, इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग having a uniform electric field in north to south direction। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर है। Specify the direction in which uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflecting from its straight line path। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, तो इलेक्ट्रॉन पे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नॉर्थ की ओर लगेगा। तो हमारी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ना हो? ऑब्वियसली टुवर्ड्स साउथ होनी चाहिए, जिससे कि ये आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव ना कर सके, नॉर्थ की ओर मूव ना कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर नॉर्थ की ओर फोर्स अप्लाई हो रहा है। An electron traveling west to east on entering chamber having uniform electric field north to south direction will be deflected towards north। जो बात कही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। इस डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड सेट होना चाहिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेट होना चाहिए, दैट ऑफ वेस्ट होना चाहिए, सॉरी साउथ होना चाहिए, vertically downward direction, so that is in confirming left hand rule be horizontal plane towards the south and may nullify the electron। तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि भाई जो आपका फोर्स लगना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो आपका साउथवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron emitted by heated cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolt enters a region with a uniform magnetic field 0.15 Tesla। Determine the trajectory of electron if the field is, तो जो फील्ड है transverse to its velocity, B makes an angle of 30 degree।
कि 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। तो when accelerated through a potential difference V is equal to 2 kilovolt, that is equal to 2000 volt, electron requires a speed. This related to the article that effect of electric field की motion of electron और charge particle under electric field। तो हम velocity का फार्मूला ड्राइव करते हैं, तो V इज इक्वल टू आता है √2 EV अपॉन ME। तो √2 की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V 2000 है, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। सॉल्व करेंगे 2.65 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। ओके, नाउ व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड B भी अप्लाई हो रहा है 0.15 टेस्ला, तो when magnetic field B is 0.15 Tesla is transverse to the initial velocity, its trajectory will be circle। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये उसको सर्कुलर पाथ पे B की वजह से वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन जो है, और उसकी रेडियस जो होगी MEV अपॉन EB। MEV अपॉन EB R की वैल्यू आएगी, एक्चुअली कैसे आएगी, सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो mv² अपॉन R जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स दैट इज BQV के इक्वल होगा। तो BQV के इक्वल होगा, तो V से V का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू जो आ जाएगी mv अपॉन BQ। Q मीन्स यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो R इज इक्वल टू mv अपॉन EB आ जाएगी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, V वेलोसिटी ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमें पता है, तो इन्हें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, तो रेडियस आपकी आ जाएगी 10⁻³ मीटर और 1 मिलीमीटर। The circular path is in plane perpendicular to direction of B. Now इसका B पार्ट makes an angle 30 डिग्री, यदि 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा हो तो R डैश जो होगा MEV sin थीटा अपॉन EB होगा। तो MEV sin थीटा और MEV अपॉन EB की वैल्यू होती है R, तो R डैश इज इक्वल टू R sin थीटा। R की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट किया 10⁻⁻3, sin 30 डिग्री 1/2, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर और 0.5 mm, एंड अ फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ V cos 30 डिग्री। तो V cos 30 डिग्री, V की वैल्यू ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2.65 इंटू 10⁻7 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2 होता है, तो सॉल्व करेंगे इसे हम, आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो दो चीजें पूछी थी, एक तो ट्रैजेक्टरी पूछा था, सर्कुलर हो जाएगी, एज ट्रांसफर टू इट्स वेलोसिटी, जब नॉर्मल आपकी जो B की वैल्यू B जो होगा नॉर्मल होगा वेलोसिटी के। सेकंड पूछा था मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी, तो उस केस में, तो फिर दोनों ही केस में हमने वेलोसिटीज फाइंड आउट कर दी और ट्रैजेक्टरी बता दिया कि भाई सर्कुलर होगी। नेक्स्ट, अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। अभी पीछे हमने जो दो कॉइल्स की थी उनको ही हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स कहते थे। इज यूनिफॉर्म इन अ स्मॉल रीजन एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.75, तो B की वैल्यू दे दी। In the same region, a uniform electric field is maintained in a direction normal to common axis of the coils. A narrow beam of single species charged particles, all accelerated through 15 kilovolt, enters this region in a direction perpendicular to both the axes of the coils and electrostatic field. If the beam remains undeflected when electrostatic field is this,
makes a simple guess as to what beam contains. Why is the answer not unique? कि आंसर यूनिक क्यों नहीं है? लेट चार्ज पार्टिकल जो उसके पास चार्ज q है, मास m है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय देम गिवन बाय v इज इक्वल टू √2qv अपॉन m, ऊपर अभी हमने पढ़ा था. For beam to remain undeflected, Fe and Fb must be equal in magnitude but mutually opposite in directions. It is possible only when both forces are equal. तो QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स QVB, और परपेंडिकुलर है तो साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी, Q से Q कैंसिल हो गया, तो V की जो वैल्यू होगी E अपॉन B. तो E अपॉन B को हम, अब V की वैल्यू ऊपर आ रही थी √2qv अपॉन m, और यहाँ से E अपॉन B, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. √2qv अपॉन m किसके इक्वल होगा? E अपॉन B के. और यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं रूट हटाने के लिए, तो ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2qv अपॉन m, और q बाय m की जो वैल्यू होगी ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2v अपॉन मी. अब वैल्यूज q बाय m, चार्ज पर यूनिट मास फाइंड आउट किया हमने, E की वैल्यू सब्सटीट्यूट की 9 इंटू 10⁵ वोल्ट, B 0.75 टेस्ला गिवन था, और V पोटेंशियल डिफरेंस 15 किलो वोल्ट था, तो 15 इंटू 10⁻³ वोल्ट सब्सटीट्यूट किया, तो Q बाय M जो आया हमारा 4.8 इंटू 10⁷ कूलम पर किलोग्राम. A simple guess suggests that beam may contain deuteron particles having mass 3.34 into 10⁻⁻27 kg and charge 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, having a value of nearly this. However, this answer is not unique because value of Q by M may be this for other ions like lithium +3, helium +2 also. तो इसलिए वैल्यू यूनिक नहीं है. अदर पार्टिकल्स के लिए भी हम ये नहीं कह सकते वो ड्यूट्रॉन ही होगा, वो आपका लिथियम +3 आयन हो सकता है, हीलियम +2 आयन भी हो सकता है. Now next question, a straight horizontal conducting rod, कि कोई straight horizontal conducting rod है of length 0.45 m and mass 60 gram is suspended by 2 vertical wires at its end. A current of 5 ampere is set up in the rod through the wires. Straight horizontal conducting rod, length 0.45 मीटर, mass 60 ग्राम, सस्पेंड किया गया है 2 vertical wires से. At its ends a current of 5 ampere is set up in the rod. What magnetic field should be set up normal to the conductor in order that tension in the wire is 0, कि वायर के अंदर टेंशन 0 हो. B, what will be the total tension in the wire if the direction of current is reversed, keeping the magnetic field same as before. Ignore the mass of wire, G हमें लेना है 9.8. तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, सबसे पहले हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर लगता है BIL होता है. तो BIL, when this force is balanced by downward weight, the net tension on the wire will be 0. कि नेट टेंशन कब 0 होगा? जब ये जो फोर्स है ये वेट के द्वारा बैलेंस हो जाए. तो BIL इज इक्वल टू mg और B इज इक्वल टू mg अपॉन IL. m आपको मास दे रखा था 60 ग्राम, तो किलोग्राम में आप इसे कन्वर्ट कर लें. एंड G 9.8 और I करंट जो था 5 एम्पियर था, लेंथ आपको दे रखी है 0.45 मीटर. सॉल्व करेंगे तो 0.26 टेस्ला आ जाएगा. Thus a horizontal magnetic field of 0.25 Tesla normal to conductor be applied in such a direction that Fleming's left hand rule gives a magnetic force upward.
कि जिससे कि मैग्नेटिक फोर्स जो आए वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आए। ऑन रिवर्सिंग करंट, कि करंट की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर दें तो टेंशन इन द वायर विल बी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा BIL प्लस mg, क्योंकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा वो वेट की डायरेक्शन में ही लगेगा, तो टोटल टेंशन जो हो जाएगा BIL इसके प्लस mg के, और ILB किसके इक्वल था, mg के इक्वल था, ऊपर हमने बताया था, तो mg प्लस mg 2mg, सॉल्व किया, ये आ गया 1.18 न्यूटन। Now next question, the wires which connect the battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere। I दे दिया आपको। For a short time, what is the force per unit length F upon L निकालना है between the wires if they are 70 centimeter long, length दे दी, and 1.5 centimeter apart, distance दे दी। Is the force attractive or repulsive? The wires which connect the battery of an automobile, उनसे करंट फ्लो कर रहा है 300, तो I1 से भी दूसरे वायर I2 से दूसरे में भी करंट जो होगा वो 300 एम्पियर ही होगा। इट इज गिवन दैट I1 इज इक्वल टू I2 इज 300 एम्पियर, D 1.5 है तो 0.015 मीटर हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है टू पैरेलल वायर्स के केस में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D, तो वैल्यूज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लें हम तो वो 10⁻⁻7 आ जाएगी सिंपली। 2 I1 I2 300, D की वैल्यू 0.015 तो 1.2 न्यूटन पर मीटर। फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं और लेंथ को मीटर में, तो आपका आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। अब स्टार्टर में क्योंकि एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक वायर तो आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और दूसरा नेगेटिव से, तो यानी दोनों में जो करंट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दोनों में करंट क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जब ऑपोजिट में होता है तो वो रिपेल करते हैं, फोर्स जो होता है रिपल्सिव होता है। तो सिंस द करंट्स इन वायर आर म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शंस, द फोर्स इज repulsive in nature। Next question 4.23, a uniform magnetic field 1.5 टेस्ला, B की वैल्यू दे दी आपको, exist in a cylindrical region of radius 10 सेंटीमीटर। तो सिलिंड्रिकल रीजन जो है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। Its direction is parallel to the axis along east to west. A wire carrying current 7 ampere in the north to south direction passes through this region। और वो एक कोई वायर है जिसमें से 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, वो इससे पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो था ईस्ट से वेस्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, और करंट कैरिंग वायर पास हो रहा है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, यानी दोनों परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। What is the magnitude and direction of force on the wire if the wire intersect the axis? यदि ये वायर इस सिलेंडर की एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो फोर्स कितना होगा वायर के ऊपर। इट इज गिवन दैट B इज इक्वल टू 1.5 टेस्ला, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखे ईस्ट टू वेस्ट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का साइन ये दे दिया है, ये ईस्ट से वेस्ट है inside the plane of paper। The wire carrying current I 7 ampere is placed perpendicular to the magnetic axis north to south। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका 90 डिग्री पे है, तो ILB
तो बी हमें कितना दे रखा है 1.5, आई कितना था 7 एम्पियर, एल लेंथ जो थी, लेंथ देखें तो लेंथ 2r के इक्वल हो जाएगी, डायमीटर के इक्वल, r प्लस आर, 2r होगी ना लेंथ, तो 2r मतलब 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻², और से जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.1 न्यूटन आ जाएगा। सिंस बी एक्ट्स अलोंग ईस्ट टू वेस्ट एंड एल इज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो एफ की जो डायरेक्शन होगी वो एल क्रॉस आई एल क्रॉस बी होगी, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट, the wire is turned from north ns to northeast northwest direction, तो वायर को अब टर्न कर दिया गया, ये वायर अब नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। तो हमें नहीं मालूम, वैसे तो थीटा ये पूरा 90 था, तो थीटा 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। As shown in figure, now the length of the wire inside the magnetic field is, भाई ये आपकी 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो 2 इंटू 10 अपॉन साइन थीटा हो जाएगी। The magnitude of force ILB sin theta which is equal to BI L के प्लेस पे 20 अपॉन साइन थीटा इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन थीटा से साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेम फोर्स आ जाएगा 2.1 न्यूटन, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा फोर्स के अंदर। ऊपर भी आपका 2.1 न्यूटन ही आ रहा था, तो ऊपर भी फोर्स आपका 2.1 ही आ रहा था। और यहां भी जो फोर्स आ रहा है वो आपका एक्चुअली ये 10 है अगर, और आपको ये फाइंड आउट करना है ए बी सी में, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं ना, तो ये 10 हो जाएगा आपका, बी सी आपको फाइंड आउट करना है, तो 10 अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 अपॉन साइन थीटा हो जाएगी। तो इसलिए वैल्यू जो है 10 अपॉन साइन थीटा ली गई है, और जो डिस्टेंस है फिर ट्वाइस कर दी गई, क्योंकि वायर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बी सी, जितनी डिस्टेंस ऊपर उतनी नीचे होगी वायर की, तो 2 इंटू 10 अपॉन साइन थीटा ली गई है। नाउ सी पार्ट, the wire in the north south direction is lowered from the axis by a distance of 6 सेंटीमीटर। अब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है उसे लोअर कर दिया गया, 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया गया, ये 6 सेंटीमीटर नीचे ले आए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही है, तो 6 सेंटीमीटर रेडियस जो थी वो 10 सेंटीमीटर थी, तो अभी जो डिस्टेंस आएगी वायर की यहाँ से यहाँ तक, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, लेकिन टोटल जो वायर की डिस्टेंस होगी, मान लो टोटल वायर की लेंथ तो ए भी है, तो ए सी आपकी आई √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, भाई ए सी जो आई वैल्यू हमारी वो आई √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, लेकिन ए बी जो आएगी, ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए सी आएगी, इसीलिए लेंथ ऑफ वायर 2 इंटू √10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो 34 का √8 होता है, तो 2 इंटू 8 सेंटीमीटर, और 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर, 0.16 मीटर आ गई लेंथ। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आई एल बी साइन थीटा, तो आई एल बी साइन थीटा में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आई की वैल्यू बी कितना था 1.5,
I7, L कितना है 0.16, सॉल्व किया 1.68 न्यूटन फोर्स इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।